मालती एक बहुत ही गरीब औरत थी। जैसे तैसे करके उसने अपने बेटे की शादी की और गौरी को अपने घर की बहू बना के ले आई थी। मालती गौरी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी मालती वहां आती है। बहू, तू रसोई में क्या कर रही है? कल तक तेरी तबीयत खराब थी ना, तो फिर तू कमरे से बाहर क्यों आई? माँ जी, आपकी चाय का समय हो रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना आपके सिर में दर्द होने लगेगा अगर आप टाइम से चाय नहीं पियोगी तो। बहू, तो अपनी तू ननंद को जगा देती, वो तो पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। वो भी हमारे घर में गरीबी में आटा गीला करने आई है। शादी होने के बाद भी मायके में ही बसी रहती है। माँ जी, आप थोड़ा धीरे बोलिए, वरना ननद जी सुन लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उसके बुरा लगने या ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है, और मुझे सच बोलने से कोई डर नहीं है। माँ जी, फिर भी ये उनका ही घर है ना, अगर वो सुनेंगी ना कि उनकी माँ उनके बारे में ऐसा बोल रही है तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, अब ज्यादा अपनी ननंद की तरफदारी मत कर। जा जाकर तू आराम कर और महारानी को नीचे भेज। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। गौरी इतना कहकर अपनी ननंद के कमरे में जाती है और देखती है वो आराम से सो रही है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, माँ जी ने मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया। अगर मैंने ननद जी को जगाया तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। अच्छा तो ये है कि चुपचाप यहाँ से निकल ले, माँ जी पूछेंगी तो बोल दूंगी कि मैंने ननद जी को बोल दिया है। गौरी इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने अपनी सास को देखकर डर जाती है और बोलती है, माँ जी, आप यहाँ कैसे? मुझे पता था कि तू ऐसे ही करेगी, अपनी ननद को बिना जगाए ही वापस आ जाएगी, इसीलिए मैं तेरे पीछा कर रही थी। माँ जी, जाने दीजिए ना, ननद जी सो रही हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। उसके पास सोने के सिवा काम ही क्या है? जब देखो तब ही सोती रहती है। मालती इतना कहकर अपनी बेटी सुरेखा के पास जाती है और उसकी चादर खींचकर बोलती है, महारानी उठो, सुबह हो गई है। अगर बिस्तर तोड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो चलकर रसोई का काम देख लो। माँ, अगर रसोई का काम करना है तो भाभी को बोलो ना जाकर, मुझे मत बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। बहू की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए आज घर का सारा काम तू करेगी, बहू आराम करेगी। माँ, सारे घर का काम मैं अकेले करूँ? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। जब से भाभी आ गई हैं, तब से आप बस उसी के गुण गाते रहते हो। क्योंकि उसके अंदर गुण है जो कि तेरे अंदर नहीं। बहू, अब तू जाकर आराम कर, ये उठ गई है, सब कर लेगी अब ये। माँ जी, मैं मदद करवा देती हूँ। तुझे सुनाई नहीं दिया बहू? मैंने तुझसे कुछ कहा है? जाती हूँ माँ जी। गौरी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और सुरेखा बड़बड़ाते हुए रसोई में। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन गौरी बहुत खुश अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आज भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी है माँ जी। बहू, ऐसा भी क्या हो गया? मुझे भी तो बता। माँ जी, आप दादी बनने वाली है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तू सच कह रही है बहू? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहू, तुझे ये बात अपने पति को फोन करके बतानी चाहिए, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। आप सही कह रही हो माँ जी, मैं अभी उन्हें फोन कर आती हूँ। गौरी अपने कमरे में जाती है और अपने पति को फोन करके अपनी गर्भवती होने की खबर सुनाती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है और घर आने का वादा करता है। अपने पति के आने की खबर सुनकर गौरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दिन बीतते हैं। बीतते दिनों के साथ गौरी का पति तो नहीं आता, लेकिन उसके मरने की खबर जरूर आ जाती है, जिसे सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती है। तभी सुरेखा उसे ताने मारते हुए बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था ये मेरे भाई के लायक ही नहीं है, लेकिन पता नहीं भैया को इसके अंदर क्या दिखा जो इसकी जैसी मनहूस लड़की से शादी कर ली। सुरेखा, तू ये क्या बकवास कर रही है? ये कोई समय है ये सब बातें करने का? माँ, आपके ही लाड प्यार ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब तो अपनी आंखें खोलो, खा गई है ये आपके बच्चे को। अब मेरे भैया कभी वापस नहीं आएंगे। इसमें इस बेचारे की क्या गलती? इसकी तो खुद की ही दुनिया उजड़ गई।
अगर हमने अपना बेटा और भाई खोया है तो इसने भी तो अपना पति खोया है ना। माँ कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि जब जब मैं इसकी शक्ल देखूंगी मुझे मेरे भैया की मौत याद आएगी, इसलिए इसे घर से जाने को बोलो। सुरेखा इतना कहकर गौरी का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी गौरी की माँ सुनीता वहाँ आ जाती है और सुरेखा से अपने बेटी का हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? जो लड़की अपने पति को खा गई उसकी अपने ससुराल में कोई जगह नहीं होती है। अब जब मेरे भैया ही नहीं रहे तो इसका कोई हक नहीं है इस घर पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बेटी को यहाँ रखने का। मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा हुआ आपने मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी बात समझ ली। इसे ले जाइए और इसको दोबारा वापस मत भेजना। मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आप ननद जी को कुछ समझाइए ना। मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। सुरेखा, अभी तुझे सच का पता नहीं है, तू चुप हो जा। माँ मुझे सब पता है, आपको इसकी असलियत नहीं पता है। इसे घर में रखकर बाकी घर वालों को भी मुश्किल में डाल रही हो आप। गौरी के ससुराल वालों की बात सुनकर सुनीता अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। मालती गौरी के जाने के बाद कुछ भी खाती पीती नहीं है। कुछ दिनों बाद उसका छोटा बेटा गोपाल अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ ये सब क्या हो गया? आपने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। भाभी का है? वो तो सदमे में होंगी ना, टूट चुकी होंगी वो तो। हाँ बेटा, वो बहुत रो रही थी। सुरेखा ने उसकी बहुत बेइज्जती करी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, सुरेखा ने ऐसा क्यों किया और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? मैंने उस समय कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो गर्भवती है। अगर यहाँ रहती तो सुरेखा उसका जीना हराम कर देती, ताना मार मार कर, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं अभी जाता हूँ और भाभी को लेकर आता हूँ। बेटा, अब बहू की माँ उसे घर में नहीं आने देगी। मैं अपने भाई के बच्चे को कहीं जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। बेटा, मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहता है? यही माँ कि सुनीता आंटी भाभी की दूसरी शादी की बात करेंगी और वो भाभी की दूसरी शादी कहीं और करवाए। इससे पहले मैं भाभी से शादी कर लूंगा ताकि वो इसी घर में आ जाए और उनका बच्चा भी इसी घर में हो। तुम सही कह रहे हो बेटा। इतना कहकर अपने छोटे बेटे को लेकर सुनीता के घर जाती है और सुनीता उन्हें देखकर बोलती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? आज मैं अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं देवर जी के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं उनके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे माफ कीजिए माँ जी, आपकी ये बात मैं नहीं मान सकती हूँ। बहू, समझने की कोशिश कर। अगर तू अपने देवर से शादी कर लेगी तो तुझे एक सहारा मिल जाएगा और तेरे बच्चे को नाम, समाज में भी तुझे तेरी इज्जत वापस मिल जाएगी। तेरी सास सही कह रही है बेटी। हम सब लोग तेरे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते। तुझे आगे जिंदगी बिताने के लिए किसी का तो साथ चाहिए ना। अगर तेरा घर फिर से बस गया तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। अपनी माँ और सास की बात मानकर गौरी अपने देवर के साथ अपना दूसरा घर बसा लेती है और उसकी उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बस जाती है। गौरी को अपना खोया हुआ ससुराल वापस मिल जाता है और मालती को अपनी बहू और अपने बेटे की आखिरी निशानी। वंदना अपनी पड़ोसन शैलजा के साथ सत्संग से घर लौट रही थी। तभी एक मोहल्ले से गुजरते हुए वो देखती है कि वहाँ टेंट लगा है जहाँ से संजना नाम की लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। भीड़ होने के कारण दोनों को लड़की की शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन उसके गाने के आड़े टेढ़े बोल सुनकर वंदना कहती है, अरे मोरी मैया, कौन सी भाषा में गाना गा रही है? मैं क्या जानूं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन धुन सुनकर लग रहा है जैसे सुना हो कहीं पर। का पतो कोई विदेशी गाना हो जा, जैसे ना समझ आ रहा। छोड़, हमें क्या करना, घर चलते हैं। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और वंदना के बेटे वीरेन के रिश्ते के लिए संजना की फोटो आती है, जिसे देखते ही वंदना उसके घर रिश्ते की बातचीत के लिए निकल जाती है।
संजना के घर वाले उनके बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं। तभी सबको नाश्ता देते हुए संजना की माँ वृशाली कहती है, अब बहन जी, अपनी बेटी की अपने मुँह से क्या ही तारीफ करूं, बहुत गुणी है। हाँ, बस बोलती थोड़ा कम है। अरे बहन जी, जे ही तो सबसे बड़ो गुण है गो। मोरी अम्मा कहती थी लड़कियां कम बोलती ही जचे हैं। जी आंटी, और वैसे भी जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। हाय दैया, कितनो आज्ञाकारी बेटा है। संजना बेटिया, तुम भी अपनी मन की कह दो। अभी अपनी आए हुए वाली आवाज ना निकाल दे। अरे बहन जी, ये क्या बताएगी, इसने तो वीरेन बेटे की फोटो देखकर ही हाँ कर दी। आप तो बस रिश्ता पक्का समझो। इतना कहकर वो झट से मिठाई उठाकर वंदना को खिला देती है और मन ही मन कहती है, चलो अब मेरी गूंगी बेटी का घर तो बसेगा कम से कम। हे भगवान, बस शादी अच्छे से हो जाए। दिन बीतते हैं और कुछ ही समय में संजना और वीरेन शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपने शुभ कदमों के साथ संजना अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पहली रात को जब वीरेन मुस्कुराते हुए कमरे में जाता है तो प्यार से संजना का घूंघट उठाकर उससे कहता है, संजना तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, मेरा नाम लेकर अपनी प्यारी आवाज सुनाओ ना मुझे। नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज ही सुननी है, तो एक प्यारा सा गाना गा दो मेरे लिए। लो, तुम्हें शर्म ना आए इसीलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर संजना भी अपनी गूंगी आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। संजना का गाना सुनते ही वीरेन की बंद आंखें झटके से खुलती है और वो संजना को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये क्या था? वीरेन सदमे से बेहोश होकर बिस्तर पर ही गिर पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो सर खुजाता हुआ बाहर जाता है तो अपनी माँ को सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ देखकर कहता है, माँ, आपको भी पता चल गया कि? हाँ, कि मोरी बहू गूंगी होगी। सुबह उठी तो इसकी आरती गाते हुए आवाज सुनकर हैरान परेशान रह गई। माँ, अब क्या करें? इसमें करनो जैसा कछु बचो है का? अब तो जे गूंगी बहू पल्ले पड़ गई तो झेलनी तो पड़ोगी ही। मोहे तो समझ ना आ रहा, जाके मुंह दिखाई में पड़ोसनों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी मैं। इतना कहकर बेचारी फिर अपना सर पकड़ लेती है। अब संजना की गूंगी होने की बात उसके ससुराल वाले जान चुके थे, साथ ही ये भी कि गूंगी होने के बाद भी उसे गाने का कितना शौक है, जिसके कारण घर में हर सुबह की शुरुआत उसकी गूंगी बहू की आरती की आवाज से होती थी। एक दिन वो मंदिर में आरती गा रही थी। हाय दैया, काहे इतना कष्ट कर रही है? बहू का गा रही है, कुछ पल्ले तो पड़े ना। भगवान और परेशान हो जाते होंगे। अरे अपनो आए काए छोड़ और जाकर नाच तो लगा। क्या कहना का चाह रही है बहू? लिख कर ही बता दे, मुझे पढ़नो आतो है। तभी संजना वंदना को इशारे से अपनी बात समझाती है और फिर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। इस तरह वंदना जैसे तैसे अपनी गूंगी बहू के साथ दिन काट रही थी। एक शाम चाय के समय उसकी पड़ोसन शैलजा वहाँ आती है और वंदना से बातचीत करते हुए कहती है, अरे वंदना, तूने सुना? सोसाइटी वाले दिवाली महोत्सव कर रहे हैं, साथ ही एक गाने की प्रतियोगिता भी रख रहे हैं। रखन दे मोहे का, मेरा गला इतना सुरीला ना है कि जा प्रतियोगिता में भाग लूं, और वो भी जा उम्र में। गाने की प्रतियोगिता की बात दूर खड़ी संजना के कानों में भी पड़ती है और वो फट से वहाँ आकर कहती है, अरे अब तेरी गूंगी बहू क्यों उछल रही है? इसे क्या चाहिए? मोहे तो कभी कभी समझ ना आतो है कि मैं का करूँ जा गूंगी बहू का। अरे सैलजा, इसको गाने को बड़ो शौक है, जाके मारे कह रही कि इसे प्रतियोगिता में भाग लेनो है। पर ये तो गूंगी है ना, गाएगी कैसे? वही तो, ढंग से बोल तो पाती नहीं, लेकिन गानों को शौक पाल रखो है। बहू, जे तेरे काम की प्रतियोगिता ना है। एक बार में बात समझ ना आती तो है, फालतू की जिद ना कर। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी संजना निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर में वीरेन घर आता है तो उसे अकेला रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछता है, तो संजना इशारों में उसे सब समझाती है। अगले दिन नाश्ते के समय
वीरेन अपनी माँ से संजना को गाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहता है। माँ कर लेने दो ना उसे अपने मन की। जे ते अपने मन की कर लेगी, लेकिन जा मोहल्ले वाले तो मोए पे हंसेंगे ना कि देखो वंदना की गूंगी बहू गाना गाएगी। माँ माना संजना गूंगी है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत भी बोलती है गाकर ही बोलती है, जिससे हमें इसके गूंगे होने का इतना एहसास नहीं होता। और फिर अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मान जाओ ना माँ। दोनों के इतना जोर देने पर वंदना आखिरकार मान जाती है और उसके राजी होते ही संजना बहुत खुश थी। समय बीतता है, घरों में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। संजना और उसकी सास भी घर में साज सजावट शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन आता है। पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। शाम के समय पूजा करने के लिए सब सोसाइटी की दिवाली पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कुछ ही देर में गाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर बढ़िया तरीके से गाते हैं। तभी स्टेज पर खड़ा होस्ट कहता है, तो अब बारी है वंदना देवी की बहू संजना जी की, जो है तो गूंगी, लेकिन इस प्रतियोगिता में आप सबके सामने गाना चाहती हैं। इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। होस्ट के इतना कहते ही लोग तालियां बजाते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं। तो वंदना इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही देर में संजना स्टेज पर जाकर गाना शुरू करती है। इस तरह वो पूरा गाना गाती है और अपनी गूंगी बहू की सिंगिंग प्रतियोगिता देखकर एक बार के लिए उसकी सास भी बहुत खुश थी। संजना इस प्रतियोगिता को जीतती हो या नहीं जीते, लेकिन वो इसमें भाग लेकर ही बहुत खुश थी। इस तरह गूंगी बहू भी सिंगिंग प्रतियोगिता करती है, जिसके बाद सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं। राधा अपने पति रोहन, सास नेभा और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। मोहित की नजर हर समय अपनी बहू पर रहा करती। सीधे शब्दों में कहें तो राधा के ससुर यानी मोहित की नजर काफी गंदी थी और वो हर समय अपनी गंदी नजरें अपनी बहू के ऊपर गड़ाए रखता था। क्योंकि राधा की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, बस इसीलिए उसको अपने ससुर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन उसका ससुर मोहित हॉल में अखबार पढ़ते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर कहता है, बहू, ओ राधा बहू, कहाँ हो तुम? जी पापा जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? अरे बहू, मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? माफ करना पापा जी, वो मैं बर्तन धो रही थी, बस इसीलिए मैं आपकी चाय नहीं बना पाई। पर आप चिंता मत करिए, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ बहू, कोई जल्दी नहीं, आराम से बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। राधा अपने ससुर की बात समझ नहीं पाती, जिस कारण वो अपने ससुर को कोई जवाब भी नहीं देती और चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है, पर जब मोहित राधा के हाथों से चाय ले रहा था, तब वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर राधा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या था? क्या पापा जी ने मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा? नहीं नहीं राधा, ये तू क्या सोच रही है? वो तेरे ससुर जी है और ससुर जी तो पिता के समान होते हैं। ये तेरा वहम ही है। राधा खुद से बातें कर रही थी, तभी उसका पति आता है और उसको पीछे से गले लगाता है। वैसे ही राधा डर जाती है और अपनी कमर से अपने पति का हाथ हटाते हुए पीछे मुड़ती है और अपने पति को देखकर अब राधा एक लंबी चैन की सांस लेती है और उससे बोलती है, उफ, तो आप थे? हाँ मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे इस तरह डर क्यों गई? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही सोच रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा ना जाने कौन आ गया। राधा कैसी बात कर रही हो? मेरे सिवा तुम्हें यहाँ क्यों कोई पकड़ेगा? बस बस, अच्छा रोहन आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती। इतना बोलकर राधा रोहन के लिए पानी लेने चली जाती है और वो इस बात को भूल भी जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राधा की सास नेभा राधा के पास आती है और उससे बोलती है, बहू मैं बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तू घर का काम कर लेना, साथ ही अपने ससुर जी को खाना भी दे देना, ठीक है? जी मम्मी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना घर में। घर के साथ साथ पापा जी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। नेभा अब बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जब राधा अपने ससुर के कमरे की सफाई करते हुए जाले उतार रही थी, तभी उसके ससुर की नजर
राधा की पतली कमर पर जाती है। और कुछ देर बाद जब राधा अपने ससुर के कमरे के जाले साफ कर स्टूल से नीचे उतरने लगती है, तभी उसका ससुर उससे कहता है, अरे बहू, सफाई तो अच्छे से करो। उधर देखो, वहाँ पर कितने जाले हैं, जरा उसको भी साफ कर दो। पर कहाँ पापा जी, मैंने तो सभी जाले साफ कर दिए हैं। अरे उधर देखो ना। मोहित अपनी बहू को गाइड करते करते उसके स्टूल के पास आ जाता है और राधा का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है। और पैर फिसलते ही वो नीचे गिरने लगती है कि मोहित उसे संभाल लेता है। पर राधा को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। मोहित उसको अपनी गोद में पकड़े उसे बस घूर ही रहा था कि तभी राधा अपने ससुर से कहती है, पापा जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे। उसकी बातें सुनकर मोहित अपनी बहू को नीचे उतार देता है, जिसके बाद राधा अपने कमरे में चली जाती है। राधा के कमरे में जाते ही मोहित भी उसके कमरे में आता है और अपनी बहू से कहता है, बहू, वैसे मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। हाँ कहिए ना पापा जी, क्या बात है? बहू, तुम्हारी कमर तो बिल्कुल मलाई के जैसी चिकनी और मुलायम है, साथ ही तुम्हारी कमर काफी पतली भी है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ससुर को सुनाते हुए कहती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैं आपको पापा जी बोलती हूँ, आपको अपना बाप समान मानती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, पर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है अपनी बहू को छेड़ते हुए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी नजर गंदी है। इतना बोलकर राधा अपने ससुर को अपने कमरे से बाहर कर देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। अगर मैं रोहन जी को बताती हूँ तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और फिर कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे ही गलत समझ ले। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन घर में जब तक कोई नहीं आ जाता मैं अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैसा राधा सोचती है वो ठीक वैसा ही करती है। अब जब उसकी सास घर आती है तब राधा अपने कमरे का दरवाजा खोल अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद, बहू, मैं इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ, पर इसकी नजर तुझ पर पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो उस इंसान को मांगनी चाहिए जिसने ऐसी हरकतें की है। मैं अभी और आज ही रोहन जी को सारी बातें बता दूंगी, पर अगर उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया तो? करेगा बहू, तू एक बार बोल कर तो देख। अगर वो भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी अपने बेटे को सारा सच बताने के लिए। इस तरह से अब राधा अपने पति रोहन और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात को जब रोहन घर आता है तब राधा अपने पति को सारी बात बताती है, ये जानने के बाद भी कि उसका बाप मोहित ठरकी है। रोहन अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसको कहता है, नहीं राधा, ये सब तुम्हारा वहम होगा। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। ये आपको लगता है रोहन जी, पर आज जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। पहले मुझे भी लगा था कि ये सब मेरा वहम है, पर आज की हरकत के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। राधा, तुम मेरे पिताजी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी बातें सुनते हुए निभा वहाँ आती है और अपने बेटे से कहती है, रोहन, बहू जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, और ये मुझे आज से नहीं बल्कि काफी समय से पता था, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास नहीं करता। बस इसीलिए बहू ने तुझे कुछ नहीं बताया, और मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटे की नजर में उसके बाप की अहमियत कम हो। अगर ऐसा है तो मैं पापा को रंगे हाथों पकड़ना चाहूंगा। माँ, आज रात आप मेरे साथ बाहर जाने का नाटक करना और राधा घर में पापा के साथ रहेगी। उसके बाद जो भी हरकत मेरा ठरकी बाप करेगा उसको मैं अपने प्लान के अनुसार सबूत बनाकर अपने ठरकी बाप को सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर रोहन अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में अपने बाप के पास जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा उसने प्लान किया था। जैसे ही रोहन और निभा बाहर जाने का नाटक करते हैं, वैसे ही राधा का ठरकी ससुर एक बार फिर राधा के ऊपर गंदी नजर डालने लगता है। पर ये सब कुछ रोहन अपने फोन में एक खिड़की से रिकॉर्ड कर लेता है और थोड़ी देर बाद अंदर आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। पर तू यहाँ पर कैसे? तू और तेरी माँ तो बाहर गई थी ना? नहीं, मैं और माँ बाहर नहीं गए थे, बल्कि मैं तो आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। बस इसीलिए मैंने आपको इस झांसे में फंसाया, और देखो आप फंस भी गए। पापा, आपको पता है
भगवान ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानता था कि आप कैसे हैं। पर कोई बात नहीं, आप मेरे पापा हैं तो क्या हुआ, मैं भी किसी का बेटा होने के साथ साथ किसी का पति और रक्षक हूँ, और पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूँ। इतना बोलकर रोहन पुलिस को बुलाता है और अपने ही बाप को अरेस्ट करवा देता है।